मैंने अपने घर वालों के मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपने पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई, तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूँगी। और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहाँ से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली। फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप, मेरे भाई कभी भी मुझे पैर रखने नहीं देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतज़ाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई थी। वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे आने वाले बच्चे की खबर सुनकर, और इस वक्त वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख नहीं पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। वो दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे में मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साए से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नज़र बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगती। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी, जिन्हें हम मौसी कहते थे। वो भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के जाने के कुछ महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मेरी चिंताओं में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसके परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर था। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और मैं वहां पर पढ़ाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी सुधा धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वो जवान हो गई। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी सुधा की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो जाए, जहाँ उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर में सुधा को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोड़ तोड़ करके मैं उसकी पढ़ाई के खर्चे पूरे करती थी। मैंने अपनी बेटी सुधा के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त विमला मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना बहुत ही अच्छा खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता वहाँ पर करना चाहती हूँ। विमला ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमारा एक दूसरे के घर काफ़ी सालों से भी आना जाना था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ था कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएगी
और मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही थी वो बहुत ही पैसे वाले भी थे और मेरी बेटी वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करती। कुछ दिन में विमला की बहन हमारे घर आ गई। जब वो हमारे घर आई तो सामान से लदी हुई थी। वो मेरी बेटी से पहले ही नज़र में बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग बहुत सुलझे हुए और ख़ानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था, छोटे परिवार से था। लड़के के पिता भी दुनिया में नहीं थे, बस एक छोटी बहन ही थी और दूसरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त विमला की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर परिवार बहुत ही अच्छा होगा, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगातार अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है, मैं वो सब देकर अपने आशीर्वाद के तौर में अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे अपने आप को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना ही पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी, कि मेरा सपना पूरा हो गया, कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे ये बात कर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वो अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने गांव में जाकर रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैंने अभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी अपने सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर रोज़ सुबह वो अपनी खबर मुझे देती रही तो मेरी भी उदासी फिर खत्म हो गई। और एक दिन सुधा ने बताया कि वो पेट से है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं रोज़ फ़ोन पर सुधा की सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी खबर आनी कम होने लगी। हमेशा उसकी सास ही बात करके बताती कि उसकी तबीयत अच्छी है, अब वो पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे काम के लिए उठने नहीं देती हूँ। अभी सुधा सो रही है, उसके आराम का समय है, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी की सास के बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात ऐसी खबर आई कि उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं था। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। जब कुछ होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो मेरी इकलौती बेटी थी, वही तो थी मेरा सब कुछ। सुधा के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई, होंठ सूख गए, अब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के ससुराल के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त विमला को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे, जिससे कि मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फ़ोन पर अपने समधन से विनती की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए, आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था।
उसको एक मोटे से कंबल में लपेट कर रखा गया था। मैं सुधा से लिपटकर रोने लगी। पति के मरने के बाद सुधा ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थी और वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़ मार मार कर रो रही थी। कुछ औरतों ने मुझे सुधा से अलग कराया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत से काम ले। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। मैं एक तरफ बेजान सी ही पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुके। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और सुधा के सास से कहा कि प्लीज़ अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इस विनती को ज़रूर मान ले। सुधा की सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में जाने दिया। सारी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी सुधा बचे थे। मैं ज़ोर ज़ोर से अब भी रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने बच्चे को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वो नौकरानी अंदर आई। मुझे इस नौकरानी का तो इंतज़ार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि सुधा की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी सुधा जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा सुधा का चेहरा देखा। उसके होठ, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने के तो कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। कोई भी औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वो भी एक माँ के साथ। मैंने सुधा को दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए, उसकी नब्ज चेक की। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की सुधा की सांस चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? ज़रूर ये लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका शरीर ठंडा और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को इन शातिर लोगों से कैसे बचाऊं? अब मेरे पास वही नौकरानी थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने के कंगन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दिए। ये कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रखती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम मंजू था, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थी। मैंने और मंजू ने सुधा को खिड़की से नीचे उतार दिया। वो दोनों औरतें सुधा को लेकर चली गई। सुधा की जगह मैं खुद कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी यहाँ से सुधा के साथ और नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी सुधा के साथ क्या किया है। मंजू ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहाँ से भाग जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने मंजू से कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। ये बातें हो ही रही थी कि फिर बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मंजू ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहू रानी की माँ बहू रानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में सुधा की सास आई थी। सास हैरत से कहने लगी कि खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर मंजू ने कहा कि मालकिन, बहू रानी की माँ कह रही थी कि अब मेरा इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वो मर गई, इसलिए अभी मैं इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती।
इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। मंजू के मुंह से ये बात सुनते ही सुधा की सास ने मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलना शुरू कर दिया। मैं उनकी बातें सुन रही थी। सुधा की सास पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी और मेरे पीठ पीछे कैसे जहर उगल रही थी, लेकिन मैं इंतज़ार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता तैयार कर दी गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटे रहती तो ये लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी देर में लोगों ने मुझे उठाया और चिता पे लेटा दिया और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे मंजू ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी बाहर की लकड़ियों को ही आग लग पाई थी। मंजू मुझे खींचकर जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने ही फ़ोन करके कहा था कि सुधा बहुरानी का भूत मैंने अपने कमरे में देखा है। उसकी आत्मा कमरे में घूम रही है। ये सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए। मेरी सांस थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो मंजू मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली आई जहाँ उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं मंजू के पैरों में गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी सुधा की जान बचाई थी। मैंने मंजू से कहा, मंजू मुझे सारी सच्चाई बताओ, ये लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। फिर मंजू ने मुझे बताया कि बहन जी, जब से सुधा बेटी की सास सुधा को लेकर आई थी तब से मैं देख रही थी कि सुधा की सास रोज दूध में मिलाकर सुधा को कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा ये तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से सुधा बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे सुधा की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन सुधा ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो कोई ताकत का पाउडर नहीं है, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर सुधा को नुकसान पहुंचा रही है। जब सुधा ने अपना बच्चा खो दिया तब भी सुधा की सास नहीं मानी और वो रोज़ वही पाउडर सुधा को पिला रही थी। मैं सुधा की सास के इरादे भाप गई थी कि वो सुधा को मारना चाहती है। इसलिए मैंने अपने पहचान वाली से एक जहरीली बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला पड़ जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। सुधा की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने सुधा को पिला दी। जड़ी बूटी पीने के कुछ देर में ही सुधा का शरीर नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया और कुछ देर के लिए सुधा के दिल की धड़कन रुक गई। सुधा की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और सुधा इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर मंजू चुप हुई। मंजू की कहानी सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। मेरी बेटी से इन लोगों को क्या दुश्मनी थी? ये लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज मंजू करती रही, रोज जड़ी बूटी पीसकर पिलाती रही। जब सुधा बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने तब तक उसे छुपा कर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने सुधा को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कितने देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही। कहने लगी, मम्मी मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी वो दूध मेरी ज़िंदगी लेने वाला था। मैंने तो राजेश को दिलो जान से प्यार किया था। राजेश भी मुझसे कितना प्यार जताते थे, लेकिन मम्मी मुझे लगता है राजेश इस सब में शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि राजेश अभी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे राजेश को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने सुधा को रोक दिया। मुझे अभी पूरी तरह पक्का यकीन नहीं था कि राजेश सुधा को प्यार करता है या नहीं।
इस पूरी साजिश में हो सकता है राजेश का भी हाथ हो। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहां राजेश को देखा। राजेश किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। सुधा के जाने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था और राजेश की ये खुशी देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि राजेश भी इस सब में शामिल था। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं और सुधा पुलिस स्टेशन गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस के साथ पुलिस को लेकर राजेश के गांव पहुंच गई। पहले तो राजेश की मां मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा सच सबके सामने खोलकर रखा तो राजेश की मां साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि राजेश का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगी और फिर सुधा की सास के कमरे से वो दवा मिल गई, वो जो सुधा को रोज पिलाती थी। सुधा की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उससे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करके थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से राजेश की मां ने सारा सच उगल दिया। राजेश की मां ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही सुधा और उसके बच्चे की जान ली है और ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब राजेश की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप रही थी। 20 साल पुराने जख्म भी फिर से ताज़ा हो गए थे। राजेश की मां ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। वो हमारा इकलौता भाई था। उसकी खुशियाँ हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई जतिन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा, अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूँगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया था। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसे इग्नोर कर देती। और एक दिन जब भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा कि तुम भाई से नफरत करती हो और किसी और से प्यार करती हो। तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती थी, बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और विमला ने उस समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भूल नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला। हम तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। अब तुम्हारे पास इकलौती खुशी थी तुम्हारी बेटी, हम उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए विमला ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। सुधा की सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलक बिलक कर रोने लगी और तभी मंजू मेरी बेटी सुधा को ले आई। सुधा को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी थी, कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। कुछ समय बाद ही मैंने राजेश का और सुधा का तलाक करवा दिया। गुनहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा मिल गई थी। मेरी बेटी भी उनके चंगुल से छूट गई थी, लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर जाती तो फिर सुधा को कौन संभालता। सुधा का भी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लूट चुका था। सुधा ने राजेश को सच्चे दिल से प्यार किया था
और जब दिल टूट जाता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अंदर से टूट चुकी थी। मैं हर वक्त सुधा को दिलासा देने में लगी रहती थी। धीरे धीरे सुधा समझने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब मैं सुधा से जिद करती हूँ कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन सुधा नहीं मानती। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।